फाइट जंगी न्यू फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। कुछ अच्छी कुछ सच्ची और बहुत सारी टुच्ची खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने मैं मौजूद हूँ। हम आज बात करेंगे बीकेएफसी की, हम बात करेंगे केन वेलास्केस की, हम बात करेंगे लोगन पॉल की, हम बात करेंगे कॉनर मैकग्रेगर की, हम बात करेंगे उमर की, हम बात करेंगे कैला हैरिसन और जूलियाना पेनिया की। इसके अलावा भी कुछ बातें करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। तो चलिए बकवास कम करते हैं और सीधे काम पे चलते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। डेविड फेल्डमैन जो कि बीकेएफसी का चेयरमैन है, उसने कहा है कि सारी दुनिया कॉनर को छोड़ के चली गई है, बट हमने कॉनर को छोड़ के नहीं जाने का प्लान किया है, क्योंकि हमारे लिए लॉयल्टी इज़ अबव एवरीथिंग। देखिए, मेरे पास ना दोनों का क्रिटिक है, फेल्डमैन का भी क्रिटिक है और उन लोगों का भी क्रिटिक है जो लोग एक्चुअली कॉनर मैकग्रेगर को छोड़ के चले गए। फेल्डमैन का क्रिटिक ये है कि आप कह रहे हो कि कोई आदमी एक्चुअली इस टाइप के केस में आ भी जाए तो भी आप उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि लॉयल्टी आपके लिए अबव है, एंड दैट इज़ नॉट गुड। बट उन लोगों के लिए भी मेरा क्रिटिक है, जैसे कि प्रॉपर 12, प्रॉपर 11 जो विस्कीज़ हैं, जिनको जैसे ही मौका मिला वो कॉनर मैकग्रेगर को छोड़ के चले गए। तो उस कॉनर पे जिस टाइप के इल्ज़ाम की लोग बात कर रहे हैं उस टाइप का इल्ज़ाम नहीं लगाया है। कॉनर को लायबल पाया गया है। पहली बात आपको समझना होगा, लायबल और गिल्टी में बहुत बड़ा फ़र्क है। कॉनर को लायबल पाया गया है, वो भी असॉल्ट चार्जेस पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ स्पेशल वर्ड क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्त। अगर वो करूँगा ना मैं, तो इस चैनल को डिमोनेटाइज कर देंगे। 2 वीडियो में ऑलरेडी स्ट्राइक पड़ चुकी है, क्योंकि यूट्यूब में सच बोलना और एक्चुअली कड़े वर्ड बोलना जो है मना है। उसके लिए कम्युनिटी स्ट्राइक दे देते हैं। गजब दुनिया में रहते हैं ना हम। इंसान भूखे मरते रहे सब चुप रहेंगे, एक जगह पे जेनोसाइड हो रहा है सब चुप रहेंगे, पर अगर किसी ने टफ वर्ड बोल दिए तो रंडी रोना चालू हो जाएगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर केन वेलास्केस को लेकर है। केन वेलास्केस के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जीएफएल ज्वाइन कर लिया है। जीएफएल बोले तो ग्लोबल फाइट लीग। दोस्त, यहाँ पे ना बहुत सारे पुराने फाइटर जो हैं एक दूसरे से फाइट करेंगे। सभी को बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों होगा, ये मजाक बना रहे हैं फाइट का। मेरा मानना है कि यार ठीक है, उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसा मिल रहा है, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। हाँ, अगर वो अपना नुकसान भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे इंसान। आपने सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन किया है जहाँ पे फाइटर्स को अपने पीक में, अपने लाइफ टाइम में इतना पैसा मिलता ही नहीं है कि उसको इस टाइप की हरकतें करने की ज़रूरत ना पड़े बुढ़ापे में। सिस्टम के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर अगर कोई फाइटर अपने बच्चे को पेट भरने के लिए या फिर जो भी करने के लिए, पैसे के लिए फाइट करेगा, तो हम बोलेंगे कि ऐसा है और वैसा है। यार केन वेलास्केस एज अ मैनेजर साइन हुआ है, एज अ फाइटर नहीं। तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि आप केन वेलास्केस को एज अ फाइटर देखेंगे। टू बी ऑनेस्ट, जो भी लोग, जिस किसी ने भी केन वेलास्केस को एज अ फाइटर देखा है ना, ही इज़ लकी। कई लोग ये चापा करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि डीसी ना केन वेलास्केस को हराना नहीं चाहता था, इसलिए भाई वेट डिवीजन में नहीं आया। नहीं, डीसी और डीसी के बाप दोनों मिलकर भी फाइट करते हैं ना, केन वेलास्केस को नहीं हरा पाते। केन वेलास्केस डिफरेंट लेवल का फाइटर था। जब फेडोर से पूछा जाता ना कि इकलौती रिग्रेट उसकी क्या है ज़िंदगी में, तो वो बोलता है कि केन वेलास्केस से फाइट ना करना। और जब फेडोर किसी को बड़ा फाइटर मानता है ना, तो वो बड़ा फाइटर है। खैर, हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो यूएफसी में वेमेंस के 135 डिवीज़न को लेकर है। यूएफसी में कैला हैरिसन को लेकर है, जूलियाना पेनिया को लेकर है और टुच्चे अली अब्दुल अजीज को लेकर है। तो मैं जो ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये टुच्चे अली अब्दुल अजीज के मुंह से आई है, इसलिए इस पर उतना ही विश्वास करना जितना तुमको अपने नेताओं के वादों पर विश्वास है, ठीक है। अली अब्दुल अजीज का कहना है कि जूलियाना पेनिया जो है वो रेडी नहीं है कैला हैरिसन से फाइट करने के लिए। शायद उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है, इसीलिए यूएफसी और हमारे बीच में बात चल रही है कि कैला हैरिसन और किसी और फाइटर के बीच में इंटरिम 135 टाइटल की फ़ाइट की जाएगी। और मेरे को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरा ओपिनियन कैला हैरिसन के बारे में चेंज हो गया है? नहीं, मेरे ओपिनियन लोगों के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं और बहुत सोच विचार के ही बनते हैं, और अगर उन पे कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है तभी चेंज होते हैं। तो मेरा ओपिनियन कैला हैरिसन के बारे में क्या है? कैला हैरिसन आज तक के सबसे बेहतरीन जुडोको में से एक है, जुडोका में से एक है। कैला हैरिसन बहुत शानदार फाइटर है 155 पाउंड के लिए, 145 पाउंड के लिए, बट 135 पाउंड में कैला हैरिसन एक वेट बुली है। बुरा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो सच है वो सच है।
मेरे हिसाब से कोई और भी फाइटर फाइट करेगी केला हैरिसन से 135 में तो उसका भी हारना तय है। केला हैरिसन का इंटरिम चैंपियन बनना तय है। और ये बात हम पहले दिन से ही समझ गए थे कि यूएफसी चाहती है कि 135 में कोई बड़ी स्टार चैंपियन बने, और जुलियाना पेना बड़ी स्टार नहीं है, केला हैरिसन बहुत बड़ी स्टार है, और इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे पहले फाइट हो, मैं ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा केला हैरिसन की टीम को कि दे हैव इंटरिम 135 पाउंड चैंपियन अमंग्स देम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो पीएफएल को लेकर है, अगली खबर एरन पीको को लेकर है, अगली खबर डॉन डेविस को लेकर है। अगर हमने इससे पहले कभी पीएफएल की बात की होगी तो आपको पता होगा कि मैंने एरन पीको की बात की होगी। एरन पीको कहीं भी रहे टॉप 10 फाइटर है दुनिया का अपने डिवीजन में। हाल ही में कुछ बातें हो रही कि एरन पीको एक्चुअली आजकल फ्री एजेंट है, जिसका विरोध किया है पीएफएल ने। पीएफएल ने कहा है कि एरन पीको फ्री एजेंट नहीं है, वी रियली लाइक एरन पीको और हम उससे निगोशिएट कर रहे हैं। और ये कहा है डॉन डेविस ने, जो कि पीएफएल के सीईओ हैं। तो मेरे को पीएफएल के पास पैसा ठीक ठाक है, उनके भविष्य में कोई इत्यादि चिंता नहीं है, बट उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है जब तक डॉन डेविस जैसे टुच्चा उनका सीईओ है। जिस आदमी से ये सवाल पूछा जाए कि तुम्हारी फेवरेट फाइट कौन सी है, और फिर उसके बाद उसके मुंह से कोई जवाब ना निकले, तो वो आदमी जो है ना फाइटिंग गेम को मोहब्बत तो नहीं करता। किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए उससे मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, बट किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उससे मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, और डॉन डेविस में इस गेम के प्रति वो है नहीं। खैर, बाद में पीछे चलते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने क्या कहा, डॉन डेविस ने कहा कि हम उससे निगोशिएट कर रहे हैं, यानी कि एक बात तो पक्की है कि उसके जितनी फाइट्स थी वो पीएफएल में ख़त्म हो चुकी हैं या फिर बैलेटोर में ख़त्म हो चुकी हैं, या तो सनसेट क्रॉस लागू हो चुका है और हम निगोशिएट कर रहे हैं और वो फ्री एजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सक्लूसिव निगोशिएशन वाले समय में है। आपको पता होगा कोई भी फाइटर अगर किसी भी लीग से बाहर होता है, उसकी फ़ाइट ख़त्म होती है, उसके बाद 90 दिन का या कभी कभी 120 दिन का पीरियड होता है जहाँ पे वो फाइटर केवल उसी संस्था से नेगोशिएट कर सकता है जिसके वो अंदर था, राइट। तो वो एक्सक्लूसिव नेगोशिएट जोन कहलाता है। तो उस समय में होगा पीको, ये पीको के नेगोशिएशन का समय है, ज़रूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट करेगा पीएफएल का ऑफर। तो देखते हैं कि एरन पीको कहाँ जाता है। ठीक, हम फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर उमर नरगोमेडोव को लेकर है। हम सभी को पता है कि उमर की फाइट जल्दी ही आने वाली है मेरावदबिशविली के खिलाफ, बट प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा हो गई है कि हाल ही के दिनों में उमर ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें हल्का सा उसने इशारा किया कि शायद उसकी इंजरी से वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। और ये बात मेरे को पहली बार नहीं है, अली अब्दुल अजीज के कैंप से ये खबरें कई बार आते रहती हैं। दोस्त, मेरे को उमर नरगोमेडोव की नीयत पे कोई शक नहीं है, ना तो हबीब की नीयत पे कोई शक है, ना उनके पूरे कैंप की नीयत पे कोई शक है। मेरे को इस आदमी अब्दुल अजीज पर शक है। अगर उमर अभी भी इंजर्ड है तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो जीत नहीं सकता है, पर आपने हार का एक हल्का सा दरवाज़ा तो खोल ही दिया है ना उसके लिए। इस फाइट को आप डिले भी कर सकते थे, मेरावदबिशविली को फाइट करने देते ना किसी और फाइटर से एक आध बार, और आपका चांस कहाँ जा रहा था। दिस इज़ एक्चुअली कंसर्निंग। एनीवेज, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली 3 जो खबरें हैं वो मोस्टली बॉक्सिंग की दुनिया से हैं, बट स्टार्ट हम एक ऐसी खबर से करते हैं जो बॉक्सिंग की दुनिया में होके भी एमएमए की दुनिया में ज़्यादा तहलका मचा रही है। वो है कॉनर मैकग्रेगर की इंडिया वाली फ़ाइट। इस फाइट्स के बारे में और भी ज़्यादा खबरें आती जा रही हैं, और जो लेटेस्ट खबर आई है उसके अनुसार ये फाइट जुलाई अगस्त में ना होके अप्रैल के महीने में होगी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एक अजीब सी बात है ना, अभी तक अंबानी फैमिली या फिर इंडिया में किसी ने भी इस बात को 100% कन्फर्म तो नहीं किया है, बट डिनाई भी नहीं किया है। यानी कि कम से कम एक बात तो हम समझ सकते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हम इसके बारे में बात करते रहें, और हम बात कर रहे हैं। एनीवेज, जब इस फाइट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल आएंगी तो हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि बात करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम मूव करते हैं असली बॉक्सिंग से जुड़ी खबरों की तरफ। देखिए, अलेक्जेंडर यूसिक के जो मैनेजर है उसका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल की फ़ाइट अलेक्जेंडर यूसिक और डैनियल डुबुआ के बीच में हो, जिसके पास इकलौता वो टाइटल है जो कि अलेक्जेंडर यूसिक के पास नहीं है। और उसका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डैनियल डुबुआ की जो अगली फ़ाइट है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ाइट वो आसानी से जीत जाएगा या फिर जीत ही जाएगा। और आपको पता है कि उसकी अगली फ़ाइट किससे है? डैनियल डुबुआ की अगली फ़ाइट जोसेफ पार्कर से है। अगर आपने मुझसे 3 साल पहले या 2 साल पहले पूछा होता कि डैनियल डुबुआ और जोसेफ पार्कर की फ़ाइट किसके साथ होगी, I mean, कौन जीतेगा इनमें से,
तो मैं शायद कहीं ना कहीं डैनियल डूबा बोल सकता था। और वैसे आज तो मेरे को ज़्यादा बोलना चाहिए क्योंकि डैनियल डूबा की परफॉर्मेंस पिछले 2-3 फाइट्स में ऑसम रही है, और उसके फाइटर्स का जो ओपोनेंट का लेवल है वो भी जोसेफ पार्कर से बेहतर है। बट यार ये एंडी ली के अंदर ना, जब से एंडी ली मिला है जोसेफ पार्कर को, हम डिफरेंट जोसेफ पार्कर देख रहे हैं। सो मुझे भी इस बात पे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ या शॉक नहीं होगा कि जोसेफ पार्कर अगर डैनियल डूबा को हरा दे और अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए हम जोसेफ पार्कर वर्सेस अलेक्जेंडर यूसिक देखें। सो आई काइंड ऑफ अग्री विद अलेक्जेंडर यूसिक्स मैनेजर। एनीवेज, आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर भी बॉक्सिंग की दुनिया से है और वो है टाइसन फ्यूरी वर्सेस एंथनी जोशुआ की फाइट को लेकर है। एंथनी जोशुआ ने कह दिया है कि वो अगले 4 महीने वेट करने के लिए तैयार है टाइसन फ्यूरी का, और अगर 2025 में उन दोनों की फाइट का कोई संभावना नहीं बनती है तो ही इज़ रेडी टू टेक रिटायरमेंट। देखिए, एंथनी जोशुआ के बारे में ना मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा जो कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। मेरा मानना है कि एंथनी जोशुआ जो है अंधों में काने राजा की तरह था। एंथनी जोशुआ कभी भी एलीट फाइटर नहीं था, बट क्या घटिया फाइटर तो नहीं था दोस्त। जो आदमी 2-2 3-3 बार चैंपियन बन जाए वो घटिया फाइटर थोड़ी होगा, बट वो एलीट फाइटर कभी भी नहीं था जिसका उसको श्रेय दिया गया। इसके लिए एक आदमी का एहसानमंद होना चाहिए एंथनी जोशुआ को, और उस आदमी का नाम है एडी हर्न। एडी हर्न एक नंबर प्रोमोटर है दोस्त। कब वो तांबे को सोना और सोने को चांदी बना दे पता नहीं चलेगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू एंथनी जोशुआ, बट इफ दैट फाइट हैपन्स, टाइसन फ्यूरी इज गोइंग टू विन दैट फाइट। बट क्या मेरे से सवाल ये है कि क्या मैं ये फाइट देखना चाहता हूँ? बिल्कुल देखना चाहता हूँ यार। पिछले 5 साल से हम इस फाइट के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों फाइटर 2-2 बार हार चुके हैं, फिर भी अगर हमको ये फाइट दिखा दोगे तुम तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि भाई टर्की अलशीक यार इतना सारा वो करते हो, स्ट्रीमिंग लिंक ढूंढना मुश्किल हो जाता है यार। या तो इंडिया में कहीं दिखा दो तुम, जियो सिनेमा वीडियो सिनेमा में बहुत पैसा है अंबानी भाई लोग के पास। एनीवेज, तो ये खबरें थी दोस्त। हैप्पी न्यू ईयर वंस मोर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।